हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू भार्गव क्लासेस। मैं आज आप लोगों को बताऊंगा कि ट्वेल्थ अकाउंटेंसी के अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है। इसके अंदर सारे चैप्टर्स को शॉर्ट में लेंगे ताकि पूरा जो हमारा सिलेबस है पूरे साल का उसको हम इस वीडियो के अंदर कवर कर लें और आप लोगों को एक आइडिया लग जाए कि पूरा साल आप लोगों को पढ़ना क्या क्या है। तो ट्वेल्थ की जो अकाउंटेंसी है ना, इसको बहुत स्ट्रैटेजिकली डिजाइन करा हुआ है इसका करिकुलम। इसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइड करा हुआ है सीबीएसई ने। पहला पार्ट है हमारे पास एनपीओ। एनपीओ स्टैंड्स फॉर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। इसके बाद एक हमारे पास एक डिवीजन है पूरी की पूरी पार्टनरशिप की, कि पार्टनरशिप के अंदर बिजनेस कैसा होता है। और एक डिवीजन है हमारे पास कि कंपनी के अंदर बिजनेस कैसा होता है। अगर हमारी फॉर्म पार्टनरशिप है या कंपनी है तो इसके अंदर कैसे बिजनेस होगा। तो यहाँ पे हमारे पास एनपीओ के अंदर एक चैप्टर है, पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास 4 चैप्टर्स हैं और कंपनी के अंदर हमारे पास 6 चैप्टर्स हैं। तो सबसे मैक्सिमम वेटेज है हमारे पास कंपनी की, उससे कम वेटेज है हमारे पास पार्टनरशिप की और लीस्ट वेटेज है हमारे पास एनपीओ की। तो डिस्कस करते हैं कि इनके अंदर क्या क्या होगा। सबसे पहले आता है हमारे पास एनपीओ। इसके अंदर हम एक ऐसे बिजनेस को डिस्कस करेंगे जो इसका मोटिव प्रॉफिट ही नहीं है। बेसिकली ये बिजनेस ही नहीं है, ये चैरिटी के लिए या फिर सोशल सर्विसेज के लिए जो ऑर्गेनाइजेशंस बनती है ना, उनको हम ये टाइटल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि स्पोर्ट्स क्लब होते हैं, वो स्पोर्ट्स क्लब हमारी सोसाइटी के लिए होते हैं बट प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं होते। तो वो वाले बिजनेसेस, ऐसे ही इससे रिलेटेड जो बिजनेसेस होंगे ना, वो हम इसके अंदर डिस्कस करने वाले हैं इस एक सिंगल चैप्टर के अंदर। इसके बाद हमारे पास जो आता है दैट इज पार्टनरशिप। पार्टनरशिप के अंदर हमारे पास 5 चैप्टर्स आते हैं। सबसे पहले चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं, बिल्कुल बेसिक्स पार्टनरशिप के, कि पार्टनरशिप कैसे बनती है, पार्टनरशिप के अंदर क्या क्या रूल्स होते हैं, पार्टनरशिप के अंदर कौन कौन लोग होते हैं, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, या फिर अगर कोई नया पार्टनर आ रहा है या जा रहा है तो उनके ऊपर क्या क्या रूल्स एप्लीकेबल होते हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं। तो मतलब मैक्सिमम थ्योरी पार्ट आएगा यहाँ पे और कुछ कुछ प्रैक्टिकल पार्ट भी आएगा। जब हम ये वाला चैप्टर अपना फिनिश अप कर लेंगे विच इज सेकेंड चैप्टर एज पर एनसीईआरटी एंड सीबीएसई, इसके बाद हमारे पास एक चैप्टर आता है एडमिशन। अब एक फॉर एग्जाम्पल एक पार्टनरशिप चल रही थी जिसके अंदर 2 पार्टनर्स ऑलरेडी थे। एक न्यू पार्टनर को भी उस पार्टनरशिप के अंदर ज्वाइन करना था, न्यू पार्टनर भी विलिंग था और एग्जिस्टिंग पार्टनर्स भी चाहते थे कि वो ज्वाइन कर ले। तो यहाँ पे इन लोगों के बीच में कुछ ट्रांजैक्शंस होंगी तभी तो वो पार्टनर बनेगा इसका। उसके पास वो कुछ पैसे लेके आएगा विच इज कॉल्ड कैपिटल, उसको कुछ प्रॉफिट शेयरिंग में पार्ट मिलेगा, उसकी कुछ रोल्स एंड ड्यूटीज असाइन होंगी। ये वाला सारा का सारा कंटेंट हम सीखेंगे एडमिशन के चैप्टर के अंदर। अब ऐसा भी हो सकता है एक पार्टनरशिप फर्म हमारी चल रही थी, उसके अंदर किसी पार्टनर का और काम करने का मन नहीं है ड्यू टू n नंबर ऑफ फैक्टर्स। एज हो सकती है किसी पार्टनर की, वो रिटायरमेंट लेना चाहे, या फिर वैसे ही उसका काम करने का मन ना हो, उसको जाना हो, तो जिसको प्री मैच्योर रिटायरमेंट भी कह देते हैं। या फिर डेथ भी हो सकती है किसी पार्टनर की, बिकॉज डेथ इज अनसर्टेन, कोई सर्टेनिटी तो है नहीं इसके अंदर, ही कभी भी हो सकती है। तो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे पास रिटायरमेंट पे क्या होगा और डेथ पे क्या होगा। दिस इज चैप्टर नंबर 4। अब इस चैप्टर में दोनों पार्ट को हमने अलग अलग इसलिए लिया क्योंकि जो रिटायरमेंट होएगी ना हमारी, दिस इज प्लान्ड। इसको हम प्लान कर सकते हैं कि हमें इस डेट पर रिटायरमेंट लेनी है, इस डेट के आगे हमें काम नहीं करना। बट डेथ को हम क्या कोई भी प्लान नहीं कर सकता। दिस इज एक्ट ऑफ गॉड। इसके बाद एक लास्ट हमें डिस्कस करना है डिसोल्यूशन। डिसोल्यूशन कम्स इनटू द कॉन्टेक्स्ट व्हेन, जब सारे पार्टनर्स डिसाइड कर लें कि हमें इस फर्म को खत्म करना है, डिसॉल्व करना है, हम इस फर्म को आगे कंटिन्यू करना ही नहीं चाहते। तो देयर कम्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डिसोल्यूशन एंड दिस इज चैप्टर नंबर 5 एज पर एनसीईआरटी एंड सीबीएसई। इसके बाद नेक्स्ट ग्रुप पे चलते हैं विच इज फॉर कंपनी। तो कंपनी के अंदर हमारे पास कुछ ये वाले चैप्टर्स हैं, इनको हमें डिस्कस करना है और इसका जो वेटेज भी है एग्जाम के अंदर ये मैक्सिमम है।
इवन जो आप लोगों का जो प्रैक्टिकल एग्जाम होगा उसके अंदर भी इसी के अंदर से कंटेंट आने वाला है। तो सबसे पहले हमारे पास चैप्टर आता है शेयर्स का, शेयर कैपिटल का। यहाँ पे हम शेयर्स का इशू देखेंगे। रीज़न, क्योंकि शेयर्स का डिबेंचर्स की तरह रिडेम्पशन तो होता ही नहीं है। जब हम ये चैप्टर्स डिस्कस करेंगे तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ये रिडेम्पशन क्यों नहीं होता शेयर्स का, ये बस इशू होते हैं और फिर ये लाइफ लॉन्ग चलते चले जाते हैं। इसके बाद हम एक चैप्टर करेंगे विच इज चैप्टर नंबर 7, दैट इज डिबेंचर्स। डिबेंचर्स आर लोन, बट लोन फ्रॉम पब्लिक, नॉट अ प्राइवेट या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। अब डिबेंचर्स के अंदर हमें दोनों पार्ट्स करने हैं, इनका इशू भी और रिडेम्पशन भी, क्योंकि लोन जब मिलता है तो उसको रीपे भी तो करना होता है ना हमें। हम लोन को अपने पास परमानेंटली तो रखते नहीं हैं, कुछ और भी फॉर्म्स होती हैं, जैसे डिबेंचर्स की जगह उनको बाद में शेयर्स दे दो, या फिर ये ऐसे भी डिबेंचर्स इशू हो जाते हैं जो कभी रिडीम ही ना हो, लाइफ लॉन्ग चलते चले जाएं। ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स हम जब ये चैप्टर करेंगे तब वहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं। इसके बाद हमारे पास एक चैप्टर आता है, चैप्टर नंबर 8, विच इज फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पे आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। वहाँ पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स सोल प्रोप्राइटरशिप को डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पे हम कंपनीज को डिस्कस करने वाले हैं कि कंपनीज के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कैसे होते हैं। जब से कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हुआ है तब से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कंपनी के एक पर्टिकुलर फॉर्मेट में बनते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर, चैप्टर नंबर 8 के अंदर हमें फॉर्मेट पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके अंदर प्रैक्टिकल क्वेश्चन का पार्ट कम है, बट हमें फॉर्मेट पे ज़्यादा ध्यान देना है यहाँ पे। इसके बाद हमारे पास एक चैप्टर आता है एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। जो हमने यहाँ पे फॉर्मेट सीखा उसका जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा वो इस चैप्टर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो दो बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं हमारे पास यहाँ पे, एक कंपैरेटिव स्टेटमेंट जो कंपैरिजन करेगी जैसे इसका नाम है, और एक कॉमन साइज स्टेटमेंट। तो ये दोनों चीजें हम इस चैप्टर के अंदर, दैट इज चैप्टर नंबर 9 एज पर CBSE एंड NCERT, यहाँ पे हम सीखेंगे इस वाले चैप्टर का प्रैक्टिकल पार्ट। यहाँ पे थ्योरी पढ़ेंगे हम, थ्योरी एंड फॉर्मेट, और यहाँ पे हम करने वाले हैं प्रैक्टिकल पार्ट। फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 10 और 11 ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स के अंदर से ही आप लोगों का जो प्रैक्टिकल पेपर होना है अकाउंटेंसी का वो यहीं से होना है, इन दोनों पार्ट के अंदर से ही। तो ये बोर्ड एग्जाम का जो थ्योरी पार्ट है उसमें भी आएंगे और प्रैक्टिकल पार्ट में भी आएंगे। तो इन दोनों चैप्टर्स की वेटेज बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो चैप्टर नंबर 10 है हमारे पास अकाउंटिंग रेशियोज का। मैंने ये चैप्टर काफ़ी इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग है, तो मैंने इसकी एक वीडियो पूरी इस चैप्टर के ऊपर आप लोगों के लिए बना के अपलोड करी हुई है। तो आप लोग वो वाली वीडियो देखो, आप लोगों को बहुत अच्छा इसका एक्सपोजर मिलेगा कि इस चैप्टर के अंदर कितने टाइप के रेशियोज होते हैं। और लास्ट चैप्टर आता है हमारे पास कैश फ्लो स्टेटमेंट, दैट इज चैप्टर नंबर 11। इस चैप्टर के अंदर हम देखते हैं कि जो कंपनी का कैश फ्लो है, सिर्फ कैश, हम यहाँ पे एक्सपेंडिचर से मतलब नहीं है, जो आइटम हमने कैश में करा, ठीक है, चाहे वो हमारे पास पेमेंट आई या हमने पेमेंट दी किसी को, लोन हमने लिया या लोन हमने वापस रीपे करा, जो भी कैश आइटम्स हैं उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट बनाते हैं। इस स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट क्या होती है बिजनेस को हर मोमेंट पे ये चेक करना होता है ना कि उसके पास कितना कैश है, कैश इन हैंड कितना है, इररिस्पेक्टिव प्रॉफिट कितना हो रहा है या लॉस कितना हो रहा है, कैश इन हैंड बहुत मैटर करता है। कई बार ऐसा होता है कि कंपनी है तो बहुत प्रॉफिट के अंदर, बट उसके हाथ में कैश नहीं है, बिकॉज जो सेल्स हुई हैं वो क्रेडिट है, उसके डेटर्स हैं, उसके पास मनी आनी है इन फ्यूचर, तो उसको अपने जो एक्सपेंसेस हैं या जो सैलरीज हैं उसको पे करने के लिए कैश चाहिए ना। कैश मीन्स कैश एंड कैश इक्विवेलेंस, दैट इज बैंक। सो बच्चों ये पूरा था हमारे पास 12th क्लास की अकाउंटेंसी का करिकुलम। प्लीज़ मुझे बताना आप लोगों को ये कैसा लगा, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई और वीडियोस भी चाहिए तो भी मुझे बताना आप कमेंट सेक्शन पे, और जल्दी से यहाँ पे आओ, इन क्लासेस को ज्वाइन करो ताकि हम इसको डिटेल में डिस्कस कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।